नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। मेरे हिसाब से पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, चलो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं इस तरीके से बातचीत क्यों कर रहा हूँ। देखिए जियो फाइनेंस पहली बात रिलायंस ग्रुप का कंपनी है। दूसरी बात, जियो फाइनेंस ने बिग डील किया है 50% पार्टनरशिप का, वो भी किसके साथ? ब्लैक रॉक के साथ। तो ब्लैक रॉक के साथ जब 50% पार्टनरशिप किया, मतलब रिलायंस के पास 50% एंड ब्लैक रॉक के पास बाकी 50%। तो 50-50 पार्टनरशिप के जो डील हुआ है ब्लैक रॉक के साथ, जो जियो फाइनेंस को मतलब हैंडल करेंगे, जियो फाइनेंस का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उस फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे, जो फंड मैनेजमेंट का काम है उसको हैंडल करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में भी रिलायंस एंटर होने वाला है, तो जिसके लिए कंपनी का और भी ज़्यादा हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। एक मज़ेदार बात बता दूं, एक फाइनेंस कंपनी होने के नाते भी कंपनी 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया, मतलब खुद के पैसे से ही बिजनेस कर रहा है। तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल वो कर्जा तो जरूर लेंगे, क्योंकि बिना कर्जे से वो काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो टोटली एनबीएफसी बन जाए तो वो अलग बात है। अगर कंपनी कोई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के जैसा काम करे तो उसको कर्जा लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कस्टमर के पैसे से ही वो खुद काम चला पाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को पहले समझ लीजिए। जैसे एक म्यूचुअल फंड कंपनी, तो उसको पैसा लेने का क्या जरूरत है? उसको तो खुद पैसा मिल रहा है, क्योंकि कस्टमर उसको पैसा देंगे, उस फंड को वो मैनेज करके उसका खुद का परसेंटेज रखकर वो बाकी लोगों को इंटरेस्ट के साथ वापस दे देंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो जियो फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो एनबीएफसी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। फिर भी इस कंपनी के ऊपर डेप्थ जीरो है, सॉरी, कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। कंपनी के आरओसी में उतना खास ग्रोथ नहीं है, मगर आरओई में क्या ग्रोथ है, चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। देखिए आरओसी आरओई मुझे लगता है एकदम खराब सिचुएशन में है। खराब मतलब बहुत खराब सिचुएशन में है। अगर देखेंगे तो दोनों में ही कुछ खास ग्रोथ नहीं है। अभी वैल्यूएशन बहुत हाई है, क्योंकि पी रेशियो बहुत हाई है। देखिए एक टाइम पी रेशियो 9,000 तक चला गया था। आज पी रेशियो 140 के आसपास है, मतलब पी रेशियो में थोड़ा सा वीकनेस तो आया। फिर भी कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है, अगर मैं इस क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखी। उस बेसिस में कंपनी का जो इंटरेस्ट है और नेट प्रॉफिट है, वो सब कुछ लगातार एक रेंज के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो जिस तरीके से लोग आशा कर रहे थे कि रिलायंस जियो एक बहुत बड़ा तगड़ा प्रॉफिट लेकर आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा उस तरीके से अभी तक हुआ नहीं। इसके पीछे दो मेन रीज़न है। पहले रीज़न, कंपनी का बिजनेस अभी तक एक्सपेंड नहीं किया गया। दूसरी रीज़न, बहुत सारे बिजनेस अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ। तो जब स्टार्ट हो जाएगा तब इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और भी बढ़ जाएंगे। तो देखिए इंस्टीट्यूशन जो पहले माल खरीद कर रखे थे, मैं एक बार आपको दिखा दूं। देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कुछ क्वांटिटी को बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि पहले जो उसके पास होल्डिंग था वो प्रॉफिट बुकिंग इसलिए किए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ना करता तो जो आईपीओ में जो लिस्टिंग हुआ था उसके बाद कंपनी के ऊपर जो गिरावट के माहौल दिखा था, उस टाइम में प्रॉफिट बुकिंग किया गया। अभी म्यूचुअल फंड के साथ एफआईएसबी होल्डिंग को थोड़ा सा बेचा है, तो इसका मतलब वो पूरा के पूरा माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल ऑफ किया, तो इसका मतलब वो लोग भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। रही बात कंपनीज के ऊपर म्यूचुअल फंड के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा, अगर वो देखेंगे तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में, जैसे मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई मंथ हो गया, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मतलब क्वांटिटी को सेलिंग किया म्यूचुअल फंड ने। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर दो बहुत शानदार मुझे ट्रेड मिला था। जैसे यहाँ पे एक रेंज ट्रेड मिला था, उस बेसिस में मैंने ट्रेड लिया। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर एक कप विथ 100 बटन्स बना था, तभी मैंने एक ट्रेड लिया। और तीसरी बात, कंपनी के ऊपर फिर से एक एंट्री लेने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज जो बना था, एक बाइंग का रेंज बना था। उस बाइंग के रेंज के बेसिस में कंपनी अभी तक आया नहीं, उस लेवल तक आया नहीं। इस नीचे लेवल को टच करता तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेता। तो मुझे लगता है इतना आसानी से वो नीचे आने नहीं वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी
बाउंस बैक किए और जिस तरीके से रीटेस्ट किया इस जगह को, उसके बाद फिर से देखिए अपटर्न जर्नी के हिसाब से काम कर रहा है। तो यहाँ से एक बिग जर्नी अप साइड में देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों का मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, क्योंकि जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी गिरते चले जा रहा है। आज भी कंपनी लोअर साइड मतलब लाइफ टाइम लो के आसपास ही है। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के ऊपर इतना खराब सिचुएशन है, लगातार वो गिरते चले जा रहे हैं। क्या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी है? बिल्कुल कुछ गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि पूरा के पूरा सेक्टर में अगर मैं ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ, तो ऑटो इंडस्ट्रीज लगातार भागते चले जा रहे हैं। उस हिसाब से जितने सारे टेक्नोलॉजीज कंपनी है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो टेक्नोलॉजीज कंपनी का ग्रोथ उसी कंपनीज को मिलेगा जो ऑटो सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। और टाटा टेक्नोलॉजीज बेसिकली टाटा मोटर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अगर इस कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, तो आप एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का जो कैपेक्स है वो कितना बढ़े है। पिछले साल में कैपेक्स था से 62 करोड़, इस बार बढ़ के हो चुके 90 करोड़ के आसपास। मतलब कैपेक्स में ग्रोथ हुआ। उसके साथ साथ कंपनी के जो बिजनेस है, अगर उस बिजनेस को मैं रेवेन्यूज के वाइज देखूँ, तो सर्विस के ऊपर, वो भी ऑटोमोटिव सेगमेंट के ऊपर, देखिए यहाँ पे ऑटोमोटिव सेगमेंट के ऊपर कितना 69% बिजनेस चल रहा है। बाकी जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है उसके ऊपर 30% बिजनेस कर रहा है। टोटली कंपनी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। और जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ऑटो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनमें से इंडिया में सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है, और वो भी टाटा मोटर्स के ऊपर। मतलब टाटा मोटर्स इसका सबसे बड़ा क्लाइंट है। उसके साथ साथ यूके में भी बिजनेस हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका, वियतनाम, उसके साथ साथ यूरोप में भी कंपनी का बिजनेस है और अदर्स कुछ कंट्रीज में है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है हर कंट्रीज में, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में फैला के रखे हैं। तो सब कुछ अगर ठीक है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी देखा जाए तो रिजल्ट भी कोई खराब नहीं है, कंटिन्यूसली रिजल्ट को भी मेंटेन कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के अगर मैं कैश कैश कन्वर्जन साइकिल्स को देखूँ, तो देखिए कंपनी के ऊपर पहले 90 डेज लग रहा था कैश हाथ में आने के लिए। मतलब जो प्रोडक्ट कंपनी डेटोस डे में, मतलब जो प्रोडक्ट कस्टमर से, मान के चलिए आपके एक बिजनेस है, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा, तो वो कितने दिनों में आपको पेमेंट कर रहा है, वो टाइम पीरियड को बोला जाता है डेटोस डे। तो डेटोस डे जितना कम होगा उतना ही पॉजिटिव है। तो डेटोस डे तो यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब कंपनी में कस्टमर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेकर पैसा पेमेंट कर रहा है। एक खतरा ऑब्वियसली कंपनी के लिए है। शायद मुझे लग रहा है ये सब कारण की वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ, तो 92 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट देखने को मिला। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ के मैं अगर टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लगातार एक सेलिंग जर्नी यहाँ पे डाउन साइड में देखने को मिला है। अभी मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, वो किस लेवल तक आ सकता है, किस लेवल तक, मतलब इससे भी नीचे जाने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो अभी मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे एक पैटर्न बना था, पैटर्न देखने को मिला था। 2 बार शोल्डर, उसके बाद एक हेड बनने जा रहे थे। हेड अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, तो कंप्लीट अगर हो जाते तो मैं यहाँ पे एक एंट्री जरूर लेता, मगर हुआ नहीं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रेंड डाउन साइड में है, वो और भी नीचे जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर अभी संभल कर काम करिएगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल माइंटी। वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। तो एल माइंटी इसीलिए मेरे फेवरेट है क्योंकि एल ग्रुप के दो कंपनी को मार्च किया गया, एक है एल और दूसरा है माइंट्री। इस दोनों कंपनी को मार्च करने के बाद अभी नाम बन चुका है एल माइंट्री, क्योंकि दोनों ही एल ग्रुप की कंपनी है। और दोनों की कंपनी के ऊपर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। इसलिए कंपनी टॉप 5 में खुद का रैंकिंग रख चुके हैं। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी की इस बार सेल्स डाउन हुआ है, सॉरी प्रॉफिट डाउन हुआ है, सेल्स भी डाउन हुआ है। तो प्रॉफिट एंड सेल्स का आंकड़ा बहुत खराब है। सिर्फ यही कंपनी के नहीं, बाकी कंपनीज के भी आंकड़े देखेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव में दिखेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। कंपनी का सेल्स इस बार कम हुआ, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी कम होंगे। ऑब्वियसली कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है सिर्फ 13 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कम हुआ। तो 13 करोड़ भी तो ऑब्वियसली कम है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का 13 करोड़ का प्रॉफिट कम होना तो थोड़ा सा तो रिक्सी ऑब्वियसली देखने को मिला है। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफ पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है।
तो इसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के गुड पॉइंट्स ऑब्वियसली है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। तो इसका मतलब कंपनी में दम है, जो आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखा सकते हैं। रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं एलटी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, एक 2 बार कंपनी के ऊपर शोल्डर क्रिएट हुआ और उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा-सा शोल्डर पैटर्न बनने जा रहा है। ये शोल्डर पैटर्न अगर कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे एक बिग ब्रेकआउट होगा और उसके बाद एक बड़ा लंबा-सा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी आने का चांसेस है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा और मेरे इस वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिला है तो प्लीज़ लाइक भी करते जाइएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए, 1 साल पहले कंपनी का जो प्राइस था 403 रुपीज़ और आज कहाँ पे है 3500 रुपीज़। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना कि इतना बड़ा जम हुआ है, तो चलो कंपनी के ऊपर बाय कर लेता हूँ। इसके लिए बता दूँ, कंपनी थोड़ा-सा रिस्की कंपनी मुझे इसीलिए लग रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत सारे पॉइंट्स मुझे हाई लेवल लगा। जैसे वैल्यूएशन बहुत हाई है, उसके साथ-साथ भी बहुत सारे पॉइंट्स वीकनेस है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी ग्रोथ नहीं है, वोलेटिलिटी है। तो कंपनी ने जो अपडेट दिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी 21 तारीख को आपको 1 के बदले 5 शेयर देने वाला है, स्प्लिट के बेसिस में। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें और आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ ये सारे कंपनीज के बारे में एक बार चर्चा करें, उसके बाद काम करें। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ आप उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना, आपको रिस्क हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।